हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है? लेखांकन अवधारणाओं या मान्यताओं से तात्पर्य उन शर्तों से है जिनके फलस्वरूप लेखांकन की भाषा का सभी व्यक्तियों द्वारा एक समान अर्थ निकाला जाए। मतलब कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसी अवधारणाएं या कंसेप्ट्स जिनके द्वारा सभी व्यक्ति अकाउंटिंग की एक भाषा की तरह माने। मतलब क्या है, कुछ कंसेप्ट डिसाइड किए है, कुछ मान्यता डिसाइड की है जिनका पालन सभी व्यक्तियों को करना पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक संस्था को अपनी वित्तीय विवरण बनाते समय इन कंसेप्ट या अजम्पशन का पालन करना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अवधारणाओं या मान्यताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हर बार एग्जाम में एक ना एक कंसेप्ट या एक प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगी कि कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपका क्या कहता है? लेखांकन की इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय से बिल्कुल पृथक माना जाता है। अर्थात व्यवसाय में होने वाले लेन देन केवल व्यवसाय को ही प्रभावित करते हैं। मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो बिजनेस है हमारा, जो हमारा व्यवसाय है और जो व्यवसाय का स्वामी है, उनका क्या है, अलग अलग क्या होता है, अस्तित्व होता है। कोई भी अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता, उसके स्वामी पर नहीं पड़ता। ठीक है, अर्थात व्यवसाय में होने वाले लेन देन केवल व्यवसाय को ही प्रभावित करेंगे। मतलब जितने भी व्यवसाय के अंतर्गत लेन देन होंगे वो केवल व्यवसाय को ही प्रभावित करेंगे, न कि उसके स्वामी को। व्यवसाय के स्वामी को केवल उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही लेनदार माना जाता है। इस स्थिति में यह मान लिया जाता है कि फर्म ने तृतीय पक्षकारों से ऋण लेने के स्थान पर व्यवसाय के स्वामी से ही ऋण लिया है। मतलब क्या मान लिया जाता है? जो स्वामी व्यवसाय में अपना पैसा लगाता है वो ये मान लिया जाता है कि व्यवसाय ने तीसरे पर्सन मतलब किसी और से ऋण लेने की बजाय स्वामी से ही ऋण ले लिया। तो इस प्रिंसिपल में आपको क्या लिखना है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है, अलग अलग होता है। जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका इफेक्ट केवल व्यवसाय पर ही पड़ता है, न कि उसके स्वामी पर। जो व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में जो पूंजी लगाई है उसका उत्तरदायित्व सिर्फ उतनी ही पूंजी तक होता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो व्यवसाय है उसने किसी अन्य पक्षकार से ऋण लेने की बजाय व्यवसाय के स्वामी से ही ऋण ले लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ये मैंने आपके इसको अकाउंटिंग के जो फीचर कराए थे मैंने उसमें बताया था ना आपको, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को उसमें लिखते हैं, लेखांकन में लिखते हैं जिनको हम क्या है, मुद्रा में माप सकते हैं। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जिन लेन देनों या घटनाओं को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता उनका लेखांकन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए उत्पादन प्रबंधक तथा विक्रय प्रबंधक के मध्य होने वाले विवाद, जैसे किसी कर्मचारी या किसी प्रबंधक का झगड़ा हो गया, हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, इन सभी का हमारे बिजनेस पर तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम इन्हें मुद्रा में नहीं माप सकते। तो इसलिए इनकी ट्रांजैक्शन हम क्या है, लेखांकन में नहीं करते। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन, उन्हीं लेन देनों को हम लेखांकन के अंतर्गत लिखते हैं जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, तो आग लग गई, चोरी हो गई, ये हो गया, झगड़ा हो गया किसी का, तो इनको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, इसलिए इनको हम नहीं लिखेंगे। थर्ड है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय एक लंबे समय तक चलता रहेगा। इस अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों का लेखा मार्केट प्राइस पर न करके ओरिजिनल कॉस्ट पर किया जाता है।
इसी अवधारणा या मान्यता के आधार पर व्यवसायी संस्था थर्ड पार्टी से ऋण लेने में सफल हो सकती है। इस अवधारणा के अभाव में स्थायी और चालू संपत्तियों का विभाजन करना संभव नहीं होता। मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग का मतलब क्या होता है? चलता, चलना, ठीक है। तो क्या है, हम ये मानकर चलते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो व्यवसाय है वो लंबे समय तक क्या है, चलता रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्थायी संपत्ति, जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, उनका हम मार्केट प्राइस पर नहीं लिखते, हम उनकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं। मार्केट प्राइस क्या होती है? जो हम अपना उसमें, जैसे 10 की कोई चीज बनी, 10 रुपए की कॉस्ट लगी किसी चीज को बनने में, हम उसको 12 रुपए में बेचेंगे तो 2 रुपए हमने उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए, वो हमारा एक तरह से क्या हो गया, 12 हमारा मार्केट प्राइस हो गया। लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 10 रुपए। तब हम उसको क्या करेंगे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 10 रुपए में ही उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको यही लिखना है कि हम यह मानकर चलते हैं कि जो हमारा व्यवसाय है वो आने वाले टाइम में लंबे समय तक चलेगा, और जो हमारी स्थायी संपत्ति है हम उनको मार्केट प्राइस पर ना लिख के उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा या ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, अर्थात इसका प्रभाव कम से कम 2 खातों पर था। मतलब जब भी हमारी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उससे हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। जैसे फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा, किसमें खरीदा, कैश में खरीदा, तो एंट्री हमारी क्या बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, एक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो क्या है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट हमेशा 2 खातों पर ही पड़ेगा। एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 5th है, वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यद्यपि व्यवसाय की स्थापना दीर्घकाल के लिए की जाती है, लेकिन लाभों की गणना लंबे समय के पश्चात करने पर उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। वित्तीय विवरणों को प्रयोग करने वाले पक्षकार कुछ समय अंतराल के पश्चात ही व्यवसाय के लाभों को जानने में रुचि रखते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारा बिजनेस है जो लंबे समय तक चलेगा तो हम उसका प्रॉफिट, उसका लॉस हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। उसका क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल हमें अपने व्यवसाय का प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ता है। अतः लाभों की गणना करने के लिए व्यवसायिक फर्म के लाइफ टाइम को लेखा अवधियों में विभक्त किया जाता है। सामान्यतः यह लेखा अवधि 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष की होती है यह अवधि। कौन सी होती है वो अवधि, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस टाइम पीरियड में हम अपने व्यवसाय का लाभ हानि देखते हैं कि हमारे व्यवसाय को कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है। उसके बाद हमारा 6th है, जो वो है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। यह अवधारणा लेखा अवधि पर आधारित होती है। आगम से तात्पर्य व्यवसाय लेन देनों के फलस्वरूप व्यवसाय के स्वामी में की पूंजी में होने वाली वृद्धि है। इस अवधारणा के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि आगम किस समय प्राप्त होती है। आगम का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। मतलब आगम क्या होती है, हम इसमें अपने प्रॉफिट का देखते हैं कि वो हमें कब प्राप्त हुई है और किस चीज से प्राप्त हुई है। आगम क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जैसे 10 की चीज थी, हमने 12 में बेच दी तो वो 2 रुपए हमारी क्या हो गई, आगम मतलब आय हो गई, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हमारी आगम कब प्राप्त हुई और हमें कैसे प्राप्त हुई। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। 7th है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है ये सभी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बहुत बार पूछा जाता है। एक आ जाता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। यह अवधारणा लेखा अवधि अवधारणा पर आधारित होती है। इसमें हम क्या देखते हैं, हमारी आगम, हमारी आय कितनी हुई है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, उन दोनों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यदि आय की तुलना में क्या है, आय की तुलना में व्यय अधिक होते हैं तो यह इसमें क्या मानते हैं हम कि हमारी जो फर्म है उसको क्या हुई है, हानि हुई है। अगर आय ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर व्यय ज्यादा है तो हमें हानि हुई है। हम उनका ही क्या करते हैं, मिलान करते हैं, मैच करते हैं कि आय ज्यादा है या व्यय ज्यादा है। उसके बाद है हिस्टोरिकल कंसेप्ट।
ऐतिहासिक लागत अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार संपत्ति को पुस्तकों में लेकर उस मूल्य पर किया जाए। मतलब क्या होता है, प्राइस चेंज होता रहता है हर वस्तु का। जैसे 2012 में हमने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी तो हम उसका लेकर 10 रुपए में ही करेंगे। ये नहीं है कि 2022 में उसका प्राइस 20 रुपए हो गया तो हम उसको चेंज करके उसका 20 रुपए लिख देंगे। क्या है इसका मतलब कि हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही लिखेंगे। उसके बाद है एक्यूरल कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार लेन देनों का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है, नकदी आधार पर नहीं। मतलब जितने भी हमारे क्या होंगे, लेन देन होंगे, इसके अंतर्गत विक्रय होते ही आगम का लेखांकन कर दिया जाता है, चाहे नकदी प्राप्त हो या नहीं। मतलब जैसे ही हमने जैसे हमसे कोई उधार माल ले गया तो हम उसकी भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई कैश में ले गया तो उसकी भी ट्रांजेक्शन करेंगे। ये नहीं है कि कोई उधार तो माल ले गया उधार में लेकिन हम उसकी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, चाहे कोई नकदी में माल लेके जाए या उधार में लेके जाए, हम उसका लेखा उसी टाइम करेंगे। 10th है आपका, वो है ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार लेन देनों का लेखांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। इसके लिए लेन देनों की जांच प्रलेखों तथा प्रमाणकों के आधार पर की जानी चाहिए। अर्थात लेखांकन के सभी लेन देन लिखित प्रलेखों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। मतलब जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो उनको हम क्या है, बिल्स बनाए। जब भी कोई उधार मान ले तो उसके लिए बिल बनाए कि इसने इस टाइम पर क्या है माल लिया था, इतने रुपए में माल लिया था। कैश मेमो का यूज करें, रसीद, कुछ न कुछ रसीद होनी चाहिए, इनका हमें क्या है यूज करना चाहिए। ये मैंने आपको 10 कंसेप्ट बता दी। किसी कंसेप्ट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड कोई किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।